हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो क्लास की थी वो यहाँ तक हमने कर ली थी। हमने देखा था भूगोल के उद्देश्य। भूगोल के उद्देश्य तक हमने बात कर ली थी पिछली क्लास में। अब उसके आगे हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज वो है भूगोल की प्रकृति एवं संकल्पनाएँ। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, चलिए बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। भूगोल की प्रकृति कैसी है और उसमें कौन कौन सी संकल्पनाएं चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो संकल्पना है वो है भूगोल भूतल का विज्ञान है। भूगोल कहाँ का विज्ञान है? भूगोल भूतल का विज्ञान है। जो हम अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ते हैं ना, अर्थ सरफेस जिसे हम कह देते हैं अर्थ सरफेस, उस अर्थ सरफेस को साइंटिफिकली स्टडी करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह, भूगर्भ, वायुमंडल और पृथ्वी के सौर संबंध कैसे हैं तथा मानव व प्रकृति के संबंधों के वितरण का अध्ययन शामिल है। भूगोल भूतल का विज्ञान है जिसमें क्या क्या शामिल है? पृथ्वी की सतह शामिल है, भूगर्भ शामिल है, वायुमंडल शामिल है, पृथ्वी का सौर संबंध कैसा है और मानव और प्रकृति के संबंधों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, इसका अध्ययन किस में करते हैं? ज्योग्राफी में। ठीक है, यहाँ पर एक नाम आता है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने भूतल के अध्ययन को क्षेत्र विवरण कहा है। क्षेत्र विवरण का है, किसके अध्ययन को क्षेत्र विवरण का है? भूतल के अध्ययन को स्ट्रेबो ने, ध्यान रखिएगा, क्षेत्र विवरण का है, कोरोग्राफी हम कह सकते हैं। और हैटनर ने इसी भूतल के अध्ययन को क्या कहा है? क्षेत्र वर्णन विज्ञान कहा है। क्या कहा है? क्षेत्र वर्णन विज्ञान, मतलब कोरोलॉजिकल या साइंस या कोरोलॉजी हम कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन है। भूगोल किसका अध्ययन है? अंतर संबंधों का अध्ययन है। भूगोल में वर्तमान समय में केवल क्षेत्र वर्णन ही नहीं बल्कि यह एक अंतर संबंधों का विज्ञान बन गया है। हम सबको पता है अंतर संबंधों का विज्ञान है जिसमें हम प्रकृति और इनके विभिन्न पक्षों के बीच अंतर संबंधों को देखते हुए एक पार्थिव एकता का सिद्धांत प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, मतलब हम देखते हैं कि पूरी अर्थ क्या है? एक है। अर्थ पर एक रीजन दूसरे रीजन से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। एक क्रिया दूसरी क्रिया से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। एक क्रिया का इम्पैक्ट दूसरी क्रिया पर और इस दूसरी क्रिया का इम्पैक्ट तीसरी क्रिया पर, तीसरी का चौथी पर, चौथी का पांचवी पर। इस तरह से हर किसी का इम्पैक्ट, हर किसी क्रिया का, प्रक्रिया का प्रभाव कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। और इसको लेकर के हमने पार्थिव एकता यानी कि टेरेस्ट्रियल यूनिटी, टेरेस्ट्रियल यूनिटी इसका सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी जो कॉन्सेप्ट है वो ब्लाश ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? ब्लाश ने प्रस्तुत किया था। इस पार्थिव एकता के सिद्धांत को हमने पहले कवर किया हुआ। ठीक है, आप पिछले वाले वीडियोस जा करके देख सकते हैं। जर्मन विद्वानों में हम बात करें हम्बोल्ट, रीटर, रेटजेल तथा फ्रांसीसी विद्वानों में अगर हम बात करें तो वो है ब्लाश। इन्होंने क्या किया है? पार्थिव एकता के सिद्धांत में विश्वास किया है इन्होंने। और पर्टिकुलरली ब्लाश की बात की जाए तो ब्लाश का नाम आता है पार्थिव एकता के सिद्धांत के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रीय अंतर क्रियाओं का अध्ययन। भूगोल में क्षेत्रीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में विभिन्न स्थानों के बीच अंतर क्रिया के कारण, अलग अलग स्थानों के बीच कुछ एक इंटरेक्शन होते हैं जिसके कारण वस्तु, सेवा, विचार, मानव, इन सब की गतिशीलता होती है। मतलब इस अंतर क्रिया की वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से क्या होती है? डायनामिक होती है, बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, गतिशील रहती है। जो अंतर क्रिया के स्तर से निर्धारित होती है, डिपेंड करता है इनकी गतिशीलता किस तरीके की होगी। अगर इनकी गतिशीलता कम है तो मतलब अंतरिक्रिया का स्तर कैसा है? कम है। अगर इनकी गतिशीलता ज़्यादा है तो इसका मतलब अंतरिक्रिया का स्तर भी क्या है? ज़्यादा है। ओके, तो क्षेत्रीय अंतरिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है किसमें? ज्योग्राफी में। स्थानिक वितरणों की संकल्पना भी ज्योग्राफी में पढ़ी जाती है। भूगोल विभिन्न भौतिक एवं मानवीय कारकों के घनत्व, उनका प्रसार एवं प्रतिरूप आदि का अध्ययन करता है।
स्थानिक वितरणों का अध्ययन। भूगोल विभिन्न भौतिक मतलब जो फिजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाए गए और फिजिकली क्रिएटेड मतलब नेचुरली क्रिएट हुए जो कारक हैं उनका घनत्व किसी जगह पर कैसा है, वो किस तरीके से फैल रहे हैं और पैटर्न किस तरीके का बनाते हैं, इन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, ज्योग्राफी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना। अब क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना क्या कहती है कि भूगोल के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक या मानवीय कारकों में पाए जाने वाले विभेदन का अध्ययन किस में किया जाता है, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना में किया जाता है। मतलब भौतिक या मानवीय कारक ये हमें पता है कि पूरी अर्थ पर ये सेम तो होते नहीं हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में ये अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। तो इसी विभेदन को हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी क्या है, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को प्रस्तुत करती है। क्षेत्रीय समाकलन की संकल्पना, यहाँ पर दोनों चीज़ें बिल्कुल उल्टी है और दोनों चीज़ें हम पढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर रही है क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना की और यहाँ पर बात की जा रही है क्षेत्रीय समाकलन की। तो ध्यान देखिएगा, किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी भौतिक एवं मानवीय कारक एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जितने भी भौतिक और मानवीय कारक हैं वे सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट ना हो तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ही ना होगा। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इनका अस्तित्व स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। अतः क्षेत्र विशेष के सभी पक्षों के बीच अंतर संबंधों को समाकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन सब को, ये जो जितने भी हम क्षेत्र सभी पक्ष होते हैं उस क्षेत्र के उन सभी पक्षों को एक साथ लेकर के और फिर अध्ययन करते हैं, उनका समाकलन करके। ठीक है, यह समाकलन की संकल्पना ही पार्थिव एकतान के सिद्धांत की व्याख्या करती है। और ये जो समाकलन हम पढ़ते हैं कि पूरी पृथ्वी एक में एक है, किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व कहीं पर भी हमें नहीं देखने को मिलता, तो इसी आइडिया से पार्थिव एकता के सिद्धांत की व्याख्या हो जाती है कि पृथ्वी पर हर एक चीज़ अपने आप में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, भूगोल भूदृश्यों का अध्ययन है। जितने भी हमें भूदृश्य देखने को मिलते हैं उनकी स्टडी ही भूगोल कहलाती है। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत बहुत सारे लैंडस्केप के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, जर्मन विद्वानों ने भूदृश्यों हेतु एक शब्द का प्रयोग किया था जिसे हम कहते हैं लैंडशाफ्ट। तो ध्यान रखिएगा, लैंडशाफ्ट शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जर्मन विद्वानों ने प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने ये बताया कि भूदृश्यों की संकल्पना के अंतर्गत दो प्रकार के भूदृश्य आते हैं। जर्मन विद्वानों ने कितने प्रकार के भूदृश्य बताए, जर्मन विद्वानों ने नहीं, वैसे सिंपली भूदृश्यों की संकल्पना में कितने प्रकार के भूदृश्य आते हैं, दो प्रकार के भूदृश्य यहाँ पर के हैं। एक तो नेचुरल और एक है सांस्कृतिक भूदृश्य। नेचुरल जो अपने आप ही क्रिएट होते हैं और सांस्कृतिक जो मानव द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। तो दो तरह के भूदृश्यों की बात की गई है ज्योग्राफी में, प्राकृतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्य। यहाँ पर हार्टशॉन के अनुसार ये दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हैं। हार्टशॉन ने क्या बताया कि प्राकृतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्य ये एक दूसरे से पृथक नहीं है। और सावर ने भूदृश्य के विकास की ऐतिहासिक व्याख्या की है कि कोई भी भूदृश्य का विकास कैसे होता है, किसी भी भूदृश्य का विकास कैसा होता है, हिस्टोरिकल अप्रोच का यूज़ किया गया है। किसके लिए, भूदृश्य के विकास के लिए। और जहाँ पर भी हम किसी चीज़ का विकास देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले कोई चीज़ एग्जिस्ट कैसे करती थी और प्रेजेंट टाइम में इस चीज़ की एग्जिस्टेंस किस तरीके की है। पहले इस चीज़ की कंडीशन कैसी थी और अब इस चीज़ की कंडीशन कैसी है। पहले ये कंडीशन लो हुआ करती थी जो कि अब बढ़ करके अच्छी हो चुकी है। डेवलपमेंट यानी कि विकास का मतलब हम यही समझते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में कुछ सुधार होकर के जो हमारे सामने पेश हो रहा है वही उस चीज़ का विकास होता है। तो भूदृश्य के विकास की ऐतिहासिक व्याख्या किसने की है, सावर ने की है कि कोई भी भूदृश्य कैसे विकसित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भूगोल प्रदेशों का अध्ययन है। भूगोल प्रदेशों का अध्ययन है जिसे हम वस्तुतः पढ़ते हैं प्रादेशिक संकल्पना के रूप में।
मतलब भूगोल में प्रादेशिक संकल्पना का अपना महत्व है। भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी हमारे पूरे वर्ल्ड को अलग अलग प्रादेशिक यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और उनका अलग अलग तरीके से स्टडी की जाती है। प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो प्रादेशिक इकाई वह होती है जिनमें एक समान लक्षण पाए जाते हैं। ये पूरा वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड को हम 4 प्रदेशों में अगर डिवाइड करें तो ये प्रदेश हमने किस बेस पे बनाए हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रदेश में कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनमें समान लक्षण पाए जाते हैं। इसके समान लक्षण अलग होंगे, इसके समान लक्षण अलग होंगे, इसके समान लक्षण अलग होंगे, इसके समान लक्षण, मतलब एक प्रादेशिक इकाई में समान लक्षणों वाली चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसीलिए उसे उस प्रदेश का लक्षण कह दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ भारत का जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान, इस प्रदेश को मैदानी प्रदेश क्यों कहा गया है, क्योंकि इस प्रदेश का ज़्यादातर भौगोलिक हिस्सा मैदानी है, इसीलिए इसे मैदानी कह दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मरुस्थलीय प्रदेश अगर हम कहें तो इस प्रदेश को मरुस्थलीय प्रदेश क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें मरुस्थल नाम की जो विशेषता है वो सर्वत्र एक समान हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये मरुस्थल का जो लक्षण है वो इस प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इसे मरुस्थलीय प्रदेश कह दिया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रदेश वह इकाई होता है जिसमें एक समान लक्षण पाए जाते हैं तथा ये एक समान लक्षण किसी प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक तत्व के आधार पर हो सकते हैं। या तो वो प्राकृतिक तत्व के आधार पर हो सकते हैं, प्राकृतिक तत्व के आधार पर हमने 2 तरीके के प्रदेश देखे, यहाँ पर उत्तरी मैदान देखा है और मरुस्थलीय प्रदेश देखा है। इसके अलावा वो तत्व सांस्कृतिक तत्व भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। व्हिटलसी के अनुसार प्रदेशों के अध्ययन में 16 तत्वों को शामिल किया गया है जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। एक यहाँ पर ज्योग्राफर आते हैं व्हिटलसी, आपको याद हो तो व्हिटलसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया है। कितने कृषि प्रदेशों में? 13 कृषि प्रदेशों में। एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द अर्थ इनकी एक बुक है, आर्टिकल है, उसमें 13 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया है। इन्हीं व्हिटलसी के अनुसार जो प्रदेश हैं उसके अध्ययन में 16 तत्वों को शामिल किया गया है कि भाई ये कौन कौन से 16 तत्व हैं जो किसी प्रदेश के समान लक्षणों में होते हैं, ठीक है। और इन्हीं 16 तत्वों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। इन 16 तत्वों को शामिल करके प्रदेशों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एकल विषयक प्रदेश होते हैं, बहुल विषयक प्रदेश होते हैं, संपूर्ण विषयक प्रदेश होते हैं और विशिष्ट प्रदेश होते हैं। और विशिष्ट प्रदेश के लिए व्हिटलसी ने एक शब्द यूज़ किया है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कंपेज। क्या कहते हैं? कंपेज कह देते हैं। तो कंपेज की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ध्यान रखिएगा, व्हिटलसी ने प्रस्तुत की है, ठीक है। 4 भागों में बांटा इन्होंने प्रदेश को। एकल विषयक प्रदेश जिसमें एक विषय शामिल किया जाता है, बहुल विषयक प्रदेश जिसमें 2 या 2 से अधिक विषय शामिल किए जाते हैं, और संपूर्ण विषयक प्रदेश जिसमें उस रीजन के या उस प्रदेश के सभी विषयों को शामिल किया जाता है। और एक विशिष्ट प्रदेश होता है जो एक विशिष्ट विशेषता लिए हुए होता है जिसे व्हिटलसी ने कंपेज नाम दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सामान्यतः प्रदेश को 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, लाक्षणिक प्रदेश और कार्यात्मक प्रदेश, ठीक है। लाक्षणिक प्रदेश क्या होता है, कार्यात्मक प्रदेश क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए कि कोई भी प्रदेश लाक्षणिक प्रदेश कब कहलाता है और कोई भी प्रदेश कार्यात्मक प्रदेश कब कहलाता है, ठीक है। इसे हम हिंदी में कह देते हैं फंक्शनल रीजन। ये तो आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, ठीक है, फंक्शनल रीजन, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि लाक्षणिक प्रदेश क्या होता है, कार्यात्मक प्रदेश क्या होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कालिक परिवर्तनों का अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है जिसे हम कालिक संकल्पना के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है। कालिक संकल्पना मतलब ये जो संकल्पना है वो किसके आधार पर पढ़ी जाएगी? समय के आधार पर पढ़ी जाएगी। इसमें समय को स्टडी किया जाता है, ठीक है। भूगोल के अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक तत्वों में समय के साथ कैसे परिवर्तन होता है इसका अध्ययन किया जाता है कि कोई भी रीजन पहले किस तरीके का था, अब किस तरीके का। जैसे मान लो ये एनसीआर रीजन है, एनसीआर रीजन में 1991 में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी और 2011 में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी। 2011 में पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी। तो समय के आधार पर ये जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, वो हमें कालिक परिवर्तनों का अध्ययन कालिक संकल्पना में कह सकते हैं। इसके अलावा ये तो सांस्कृतिक
तत्व हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हम भौगोलिक तत्वों की बात भी करते हैं कि कोई भी रीजन पहले जैसे हम बात करें अरावली की बात करें तो अरावली जो रीजन है भौगोलिक तत्व है, भौगोलिक रीजन है। तो ये पहले इसकी हाइट क्या थी और प्रेजेंट टाइम में इसकी हाइट क्या हो गई है, समय के सरीप अनुसार इस तत्व में कैसे परिवर्तन आया है। या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु की अगर मैं बात करें तो राजस्थान की जलवायु जुरेसिक काल में कैसी थी और वर्तमान काल में राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो ये समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है हम यहाँ जो देख रहे हैं, इस परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कालिक संकल्पना के अंतर्गत। नेक्स्ट है भूगोल अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अप्लाइड जो ज्योग्राफी है, अप्लाइड साइंस। ज्योग्राफी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्योग्राफी इज एन अप्लाइड साइंस। ज्योग्राफी इज एन अप्लाइड साइंस कि ज्योग्राफी को हम कैसे अप्लाइड साइंस में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। या ज्योग्राफी हम कह सकते हैं कि एक तरह का अनुप्रयुक्त विज्ञान है। ज्योग्राफी में जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जितने भी ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअल में लागू कैसे किए जाते हैं, ठीक है, वो हम कह सकते हैं अप्लाइड साइंस। भूगोल के अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक तथ्यों एवं विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, हमें पता है। साथ ही विभिन्न समस्याओं के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इन सभी का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई साहब ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि किसी भी जैसे डेजर्ट रीजन की अगर मैं बात करूं तो डेजर्ट रीजन में कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे और उन समस्याओं के बारे में अध्ययन करके उन समस्याओं को हम विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करेंगे, जिससे इस विषय की प्रकृति कैसी बन गई है, अनुप्रयुक्त बन गई है, अप्लाइड साइंस की इसकी प्रकृति बन गई है। जैसे मान लो हम अर्थक्वेक के बारे में देखें, अर्थक्वेक के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब अर्थक्वेक के बारे में जो हमने ये स्टडी की है, इसे हम अप्लाई कहाँ करेंगे। कोई भी हम डैम का प्रोजेक्ट जब लगाएंगे तो हम देखेंगे अर्थक्वेक की स्टडी हमारे काम आएगी। अगर हम कहीं पर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टॉल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, टॉल स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, अगर वो बना रहे हैं तो हम अर्थक्वेक कि हमारा जो अर्थक्वेक का नॉलेज है वहाँ की जियोलॉजी पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि भाई साहब यहाँ पर ये टॉल स्ट्रक्चर बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम अप्लाई कहाँ पर करते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, जिसकी वजह से ये ज्योग्राफिकल जो नॉलेज था ये अप्लाइड साइंस में बदल चुका है, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्या है, एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, ओके। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। भूगोल अंतर अनुशासनात्मक विषय है, इंटरडिसिप्लिनरी हम कह सकते हैं इसे। ज्योग्राफी क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। भौगोलिक अध्ययन में शामिल किए जाने वाले तथ्यों का संबंध अन्य प्राकृतिक विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों एवं मानविकी विषयों के अंतर्गत मिलता है और इसीलिए भूगोल जो है वो अन्य विषयों से अंतर संबंधित हो जाती है और इसी वजह से भूगोल को इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं सोशियोलॉजी के साथ अगर हम ज्योग्राफी को ऐड करते हैं तो ये सोशल जियोग्राफी बन जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, पॉलिटिकल की, अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर हम ज्योग्राफी को इंक्लूड कर देते हैं तो ये बन जाती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी बढ़ जाती है। अगर इकोनॉमिक्स को हम ज्योग्राफी के साथ ऐड कर सकते हैं तो वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी बन जाती है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्राकृतिक विज्ञान ऐसी है, जैसे एनवायरनमेंट साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है। अब एनवायरनमेंट साइंस को अगर हम ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो एनवायरमेंटल जियोग्राफी बन जाएगी, ठीक है। तो अन्य प्राकृतिक विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों एवं मानवीय के विषयों के अंतर्गत भी ज्योग्राफी का जो तथ्य हैं वो हम इंक्लूड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो भूगोल अन्य विषयों से भी अंतर संबंधित है, ठीक है। भूगोल अवस्थिति की विश्लेषण का विज्ञान है। भूगोल क्या है, एक तरह का अवस्थिति की विश्लेषण का, लोकेशनल एनालिसिस में कह सकता हूँ सिंपली से, लोकेशनल एनालिसिस का साइंस है। ज्योग्राफी इज अ साइंस ऑफ लोकेशन एनालिसिस,
ज्योग्राफी इज अ साइंस ऑफ लोकेशन एनालिसिस, ठीक है, कि भूगोल के अंतर्गत किए जाने वाले समग्र अध्ययन में अवस्थितिकी को प्रमुख आधार बनाया जाता है। किसको आधार बनाया जाता है? अवस्थितिकी को प्रमुख आधार बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूँ कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसकी लोकेशन क्या होगी, इसके लिए हमें ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा कि उस इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए और वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी। एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज में हम पावर को कह सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डेवलप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इन चीज़ों को देख करके, इन सभी चीज़ों को आइडिया में ले करके और हम देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होगी, ठीक है। तो अवस्थिति को यहाँ प्रमुख आधार बनाया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भूगोल किस तरह का विज्ञान है? अवस्थिति की विश्लेषण का विज्ञान है। विभिन्न भौगोलिक तथ्यों के वितरण पर अवस्थिति का प्रभाव पड़ता है, सही बात है, इसलिए उनकी व्याख्या भी अवस्थिति के संदर्भ में की जाती है, ठीक है। वर्तमान में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन में अवस्थिति के विश्लेषण के संदर्भ में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वेबर का सिद्धांत हमने पढ़ा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगस्त लॉश का सिद्धांत हमने पढ़ा है, ठीक है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के या आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन में अवस्थिति की विश्लेषण का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। ओके, चलिए बात करते हैं। तो ये थी भूगोलिक संकल्पनाएं और अब हम पढ़ते हैं भूगोल का विषय क्षेत्र। भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? ओके, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, स्कोप ऑफ जियोग्राफी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी हमें पता है क्या होता है। अब स्कोप ऑफ ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी जगह पर ज्योग्राफी को हम पढ़ सकते हैं, किस किस तरीके से, ठीक है। विषय क्षेत्र क्या है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा जाता है, हम सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। तो भूगोल एक व्यापक और जटिल विषय है, हम सबको पता है, जो पृथ्वी के बहुत सारे पहलुओं जिनमें मानव पर्यावरण इंटरेक्शन की हम बात करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल फेनोमेनाज, स्थानिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान विभिन्न उपविषयों में विभाजित है। उपविषयों में मतलब इसके सब सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया इसे, जिनमें प्रत्येक का अध्ययन और विश्लेषण अपनी विशेष विधियों और दृष्टिकोणों के माध्यम से किया जाता है। ये जो हमने उपविषय डिवाइड किए गए हैं, इनका अध्ययन और विश्लेषण जो है वो अपनी अपनी कुछ एक विशेष विधियों और अपने अपने दृष्टिकोणों के माध्यम से किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं जियोमॉर्फोलॉजी, तो जियोमॉर्फोलॉजी में अलग दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें अलग विधियों का उपयोग किया जाएगा, अलग दृष्टिकोण को देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उपविषयों के बारे में बताया गया है जिनका अधिक गहन विवरण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें भूगोल के विषय क्षेत्र में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग ज्योग्राफी चलती है, किसी में फिजिकल ज्योग्राफी चलती है, किसी में सेपरेटली जियोमॉर्फोलॉजी चलती है, सेपरेटली क्लाइमेटोलॉजी चलती है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम किसे पढ़ते हैं? फिजिकल, सिंपली हम बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल ज्योग्राफी की, नेचुरल जियोग्राफी की, ओके, जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होती है, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो हम पढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में और एक मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जलवायु मॉडलिंग के माध्यम से हम भविष्य की जलवायु की भविष्यवाणी में भी इस जलवायु विज्ञान को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जलवायु मॉडलिंग किस काम आता है? भविष्य की जलवायु की भविष्यवाणी करने में, ठीक है। इसके अलावा जलवायु विज्ञान में ही हम मौसम विज्ञान को पढ़ते हैं, मीटियोरोलॉजी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मौसम कैसा रहेगा आने वाले टाइम में। चक्रवात के बारे में हम पढ़ते हैं, तूफान के बारे में पढ़ते हैं, और इसके अलावा अन्य मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं उनके बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। चलिए भू आकृतिक विज्ञान की बात करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे हम एक कॉन्सेप्ट चलता है जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक्स की। पहली बात तो ये प्लेट क्या होती है, इन प्लेटों की गति कैसे होती है, पर्वत निर्माण कैसे होता है, और अन्य जो भूगर्भीय घटनाएं हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं
फ्लूवियल प्रोसेसेस की बात करते हैं, जिसमें हम फ्लूवियल प्रोसेसेस की बात करते हैं। इसके अलावा हम विंड प्रोसेसेस की बात करते हैं। बहुत सारे जो एजेंट्स हैं, जैसे विंड हो गया, रिवर हो गया, ग्लेशियर हो गया, सी वेव्स हो गया, उनसे बनने वाले जो लैंड फॉर्म्स हैं, उन लैंड फॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, नदी कैसे कटाव करती है, उसकी धारा कैसे बहती है, और अवसादन की प्रक्रिया कैसे होती है, इन सब का विश्लेषण किस में किया जाता है? जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें जल विज्ञान की, हाइड्रोलॉजी की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोलॉजी में जल संसाधन प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम जलाशयों, नदियों और भूजल का प्रबंधन देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, और उसका कंजर्वेशन देखते हैं, संरक्षण देखते हैं कि कैसे कैसे किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें बाढ़ और सूखे के बारे में हम पढ़ते हैं, फ्लड एंड ड्रोट के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम बाढ़ के बारे में पढ़ते हैं, सूखे के क्या कारण हैं, बाढ़ के क्या कारण हैं, जिस सूखे और बाढ़ का प्रभाव क्या होता है, इनको मैनेज कैसे किया जाता है, इनके मेथड्स के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोलॉजी में ये स्टडी किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो हाइड्रोलॉजी में ओशियनोग्राफी, हम सिंपली इसे कहते हैं ओशियनोग्राफी हम इसे कह सकते हैं, समुद्र विज्ञान। इसमें हम बहुत सारे टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं कि टाइड क्या होते हैं। इसके अलावा प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल के बारे में हम पढ़ते हैं। समुद्री जो धाराएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तापमान के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम पेडोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि मृदा का संरक्षण कैसे किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं मृदा संरक्षण में हम पढ़ते हैं मृदा क्षरण क्या होता है, मृदा की उर्वरता कैसे बनाए रखी जाती है, मृदा संरक्षण की जो तकनीक हैं उनको अध्ययन को शामिल किया जाता है। सॉइल क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं मिट्टी के प्रकार क्या होते हैं, किस किस तरीके से इन्हें क्लासीफाई किया जाता है, इनका उपयोग हम देख सकते हैं कि कौन कौन से फील्ड में किस किस तरह से कौन कौन सी सॉइल का उपयोग किया जाता है, उनका हम सब क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। सिंपली अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने देखा कि केवल जो है वो नेचर के बारे में पढ़ा जाता है। नेचर में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, लैंड के बारे में, वाटर के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सॉइल ये अर्थ में ही आ गया। ओके, इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी हम देखें तो ह्यूमन जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है वो सभी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, नेचर को ध्यान में रखते हुए जो एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन ज्योग्राफी की स्टडी की जाती है, जिसमें हम देखते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि जनसंख्या का स्थानिक वितरण क्या है, किसी भी स्थान पर जनसंख्या घनत्व क्या है, उस स्थान पर जनसंख्या संरचना कैसी है, जनसंख्या की कौन कौन सी नीति हैं, पॉपुलेशन पॉलिसीज़ जिसे हम कहते हैं। जैसे विभिन्न देशों की जनसंख्या नीति है, जैसे चाइना की 2 चाइल्ड पॉलिसी फेमस है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी। जैसे 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, फिर 2015 में इसे डिसॉल्व कर दिया, 2015 में उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की, अब उसने 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। तो इन पॉलिसीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं और उनका प्रभाव कैसे पड़ता है कि भाई 1979 में तो चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की, फिर 2015 में उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी क्यों की? क्योंकि इस 1 चाइल्ड पॉलिसी के बहुत सारे प्रभाव हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इन सब का स्टडी किस में किया जाता है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्थिक भूगोल भी मानव भूगोल का ही एक पार्ट है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, ग्लोबल ट्रेडिंग की बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो पैटर्न है वो कैसा है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड रूट कैसे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड पॉलिसीज़ कैसी होती हैं, कौन कौन सी ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं, इनके बारे में स्टडी किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में, हम स्टडी करते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्थानिक वितरण कैसा है, कौन सी जगह पर इंडस्ट्री लगाई गई है, उसी जगह पर इंडस्ट्री क्यों लगाई है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम देखते हैं कि पास्ट में किस तरीके का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, प्रेजेंट टाइप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कौन कौन से हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में हाई टेक इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट हम देखते हैं कि पहले उद्योग कैसे थे और प्रेजेंट टाइम में उद्योग कैसे हैं। ठीक है, इसके अलावा डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं इनके बारे में स्टडी की जाती है, कौन से कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, कौन सी कंट्रीज़ डेवलपिंग हैं, क्यों डेवलप्ड हैं, क्यों डेवलपिंग है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं आर्थिक भूगोल में। ठीक है,
इसके अलावा हम देखते हैं मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में हम देखते हैं कल्चरल लैंडस्केप की बात करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे वेरियस कल्चर्स का ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, ठीक है। कल्चरल चेंजेस हम देखते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी का हम स्टडी किया जाता है, ठीक है। अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं, एक मिनट के बारे में हम दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। चलिए, सामाजिक भूगोल की हम बात कर रहे थे, सामाजिक भूगोल, ठीक है। सामाजिक भूगोल में सांस्कृतिक परिदृश्यों के बारे में स्टडी किया जाता है, इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी संस्कृतियाँ होती हैं, उनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वितरण होता है। सांस्कृतिक परिवर्तनों की हम बात करते हैं, इसमें सांस्कृतिक आइडेंटिटी, कल्चरल जो आइडेंटिटी होती है उनका स्टडी हम इसमें करते हैं, ठीक है। इसके अलावा शहरीकरण की हम बात करें तो हम शहरीकरण भी सामाजिक भूगोल में पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि शहरों का विकास कैसे होता है, अर्बन स्ट्रक्चर कैसा है, अर्बन प्रॉब्लम्स कैसी है, इन सब का हम क्या करते हैं, अर्बन प्रॉब्लम्स का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, शहरीकरण में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण भूगोल, ठीक है। पर्यावरण भूगोल में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, पर्यावरणीय समस्याओं की, यहाँ पर एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उनकी स्टडी हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एयर पोल्यूशन की हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा और भी अदर जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इन सब की भी हम स्टडी करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे एयर पोल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका इम्पैक्ट, एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या क्या देखने को हमें मिलता है, और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के जो आइडियाज़ हैं, जो उपाय हैं, उनकी सबकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखना क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट का इशू भी है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनका एमिशन कैसा होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं और उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा होता है, इन सब का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर हो गया, लैंड हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इन सब का कंजर्वेशन और इनका स्थायी उपयोग, ये जो स्टेबल यूज़ है वो इसमें शामिल हम कर सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में। इसके अलावा एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्लानिंग की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिसमें हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए कुछ एक पॉलिसीज़ बनाते हैं, कुछ एक प्लानिंग बनाते हैं, कुछ एक स्कीम हम डेवलप करते हैं और उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं संसाधन प्रबंधन में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में हम राजनीतिक भूगोल की एक पार्ट है वो भी हम पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ कैसी है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, सीमावर्ती जो विवाद है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं उनके डिस्प्यूट हम देखते हैं कि हमारी बॉर्डर आपके यहाँ पर आ रही है, आपकी बॉर्डर हमारे यहाँ पर आ रही है, तो इनके जो डिस्प्यूट चलते हैं उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर्स डिसाइड वो हम करते हैं कि कौन से देश की बॉर्डर कहाँ पर तक होगी, ठीक है। इसके अलावा जो बॉर्डर पॉलिसीज़ हैं उन सब की स्टडी की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स, ये मेन कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन यानी कि सिचुएशन, लोकेशन क्या है, स्थिति कैसी है, उनकी राजनीतिक रणनीतियाँ कैसी है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं उनके, ठीक है। इन सब का एनालिसिस किया जाता है जियोपॉलिटिक्स में, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट की, सुरक्षा और संघर्ष की हम बात पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ही करते हैं, जिसमें हम पहले देखते हैं मिलिट्री ज्योग्राफी की हम बात करें, जिसमें हम देखते हैं कि सैन्य अड्डों के बारे में स्टडी करते हैं, युद्ध की रणनीतियाँ कैसे बनाई जाती है, ज्योग्राफी को ध्यान में रखें, और सैन्य अभियान कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, ये सारी हम पढ़ते हैं सैन्य भूगोल में। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करते हैं। इंटरनेशनल वैसे तो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, लेकिन उसको हम ज्योग्राफी में इंक्लूड करके भी हम पढ़ सकते हैं कि दो देशों के बीच के राजनीतिक और आर्थिक संबंध कैसे हैं, उनका एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्षेत्रीय भूगोल की, रीजनल ज्योग्राफी की हम बात करें तो इसमें विशिष्ट क्षेत्रीय यानी स्पेसिफिक रीजनल स्टडीज़ की हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं नेचुरल और कल्चरल फीचर्स किसी भी रीजन के,
जिसमें हम देखते हैं कि विशिष्ट क्षेत्रों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं कौन कौन सी, उनकी प्राकृतिक विशेषताएं क्या है, सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है, कोई भी रीजन है इसमें कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, उन फिजिकल फीचर्स के बेस पर कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज़, कौन कौन सी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, उन सब के बारे में स्टडी की जाती है स्पेसिफिक रीजनल स्टडीज़ में। इसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें हम रीजन डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं उनका विश्लेषण हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो क्षेत्रीय विकास के बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। इसके अलावा बायो जियोग्राफी में भी ज्योग्राफी की ही एक ब्रांच है, एक विषय है, जिसमें हम देखते हैं बायो जियोग्राफी में स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, प्रजातियों का वितरण कैसा है। प्रजातियों के वितरण में हम देखते हैं कि प्रजातियों का आवास, प्राकृतिक आवास के बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसमें प्रजातियों के प्राकृतिक आवास, उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन सी रीजन में कौन कौन से स्पीसीज का प्राकृतिक आवास रहेगा। जैव विविधता की हम बात करते हैं, जिसमें प्रजातियों की विविधता और उनके पारिस्थितिक संबंध किस तरीके के हैं उनका एनालिसिस करके हम इसमें ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन हम देखते हैं जियोग्राफी में, बायो जियोग्राफी में कंजर्वेशन की बात करते हैं, जिसमें प्रजातियों का संरक्षण कैसे किया जाता है। जैसे कुछ लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जाता है, उनके आवास को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, क्योंकि किसी भी प्रजाति का आवास सुरक्षित होगा तभी प्रजाति का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं संरक्षण में, एनवायरमेंटल पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती है जिसकी वजह से जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए हम कुछ एक रीतियाँ और रणनीतियों का डेवलपमेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है। नीतियों और रणनीतियों का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी में कुछ एक न्यू रिसर्च एरियाज भी डेवलप किए गए हैं। ठीक है। मतलब नए विषय भी इसमें ज्योग्राफी में पढ़े जाते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं भूगोल के अनुसंधान के नवीनतम जो क्षेत्र हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग। ज्योग्राफी में हम जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग भी आजकल पढ़ने लगे, इसको इंक्लूड करके हम ज्योग्राफी के बारे में स्टडी और इसके अंदर जो रिसर्च वगैरह होते हैं उनको कंडक्ट करते हैं, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं जीआईएस की बात करूँ, जीआईएस की फुल फॉर्म की बात करूँ तो वह है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसमें हम देखते हैं कि जो डेटा होता है उसका कलेक्शन किया जाता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है, और जो फिज़िकल या ज्योग्राफिकल मैपिंग है वो हम उन्नत तकनीकों का उपयोग करके और वो कर सकते हैं। जीआईएस की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि मैपिंग वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है। मैपिंग हम करेंगे डेटा संग्रह करके और उसका एनालिसिस करके। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग हम यहाँ पर देखने लग गए हैं ज्योग्राफी में न्यू रिसर्च एरियाज़ में। जैसे जो सैटेलाइट इमेजरी है वो हम देखते हैं, एयरबॉर्न सेंसिंग हम देखते हैं, इसके माध्यम से पृथ्वी की सतह का अध्ययन हम कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग में। ठीक है। इसके अलावा आजकल क्लाइमेट मॉडलिंग एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, जिसमें हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक भविष्यवाणियाँ जो है वो उसमें गणितीय और सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग करके की जा सकती है, कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी की जाती है इसमें। ठीक है। कि किस तरीके से जलवायु चेंज हो रही है, उसके भविष्य में किस किस तरीके के इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ डेवलप की जाती है क्लाइमेटिक मॉडलिंग में, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए समाज और पर्यावरण के अनुकूलन की रणनीतियों का विकास कर सकते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और इस जलवायु परिवर्तन वाले सिचुएशन में कोई भी, हाँ, यानी कि हम सब कह सकते हैं कि हमारा समाज और हमारा पर्यावरण इस जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कैसे अनुकूल रह सकता है, इसके लिए हम कुछ एक रणनीतियाँ बनाते हैं। ठीक है। तो वो जलवायु मॉडलिंग में हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा मानव पर्यावरण इंटरफेस की आज बात की जा रही है, मानव पर्यावरण इंटरफेस की बात की जा रही है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो सस्टेनेबिलिटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसका मानव पर्यावरण इंटरफेस का, जिसमें हम देखते हैं कि पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की अवधारणाओं को स्टडी करते हैं। पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की अवधारणा को यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा रेजिलियंस हम देखते हैं, लचीलापन हम देखते हैं, जिसमें समुदायों और पारिस्थितिक प्रणालियों की लचीलापन और संकटों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण इसमें शामिल किया जाता है। कि कोई भी समुदाय है, कोई भी पारिस्थितिक प्रणाली है, उसको बहुत ज़्यादा लचीला बनाना है। ठीक है। ताकि अगर कोई संकट भी आए तो उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट कर सकें, और उनका जो एनालिसिस है वो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल ज्योग्राफी एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर चला है, जिसमें हम देखते हैं स्पेशियल डेटा साइंस,
डिजिटल ज्योग्राफी में हम देख सकते हैं स्पेशल डेटा साइंस की स्टडी की जाती है, जिसमें हम स्पेशल डेटा के कलेक्शन की बात करते हैं, उसके एनालिसिस की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन जो होता है उसकी उन्नत तकनीकों का उपयोग इसमें हम कर सकते हैं स्पेशल डेटा साइंस में, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज़ का नया कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही हो, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। शहरी क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकों और डेटा संचालित समाधानों का अध्ययन इसमें शामिल किया जा सकता है, कि जो सिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको डिजिटल टेक्निक्स और डेटाज़ का यूज़ करके हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका समाधान हम कर सकते हैं। तो उस वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिटीज़ को स्मार्ट बनाया जाएगा इसमें। इसके अलावा एस्ट्रोजियोग्राफी की हम यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें हम ग्रहीय भूगोल प्लानिटरी ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं कि बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनकी सतह का अध्ययन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस का बहुत बड़ा नए के बराबर हम कह सकते हैं कि हमने स्पेस को एक्सप्लोर किया है। अभी स्पेस को एक्सप्लोर करना पूरा का पूरा बाकी है, जिसमें हम अंतरिक्ष अन्वेषण कर सकते हैं, बहुत सारे अभियान यहाँ पर देख सकते हैं, उनके भूगर्भीय परिणामों का हम यहाँ पर विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं यहाँ पर भूगोल के विषय क्षेत्र की जहाँ पर हम बात करते हैं तो हम इसमें कह सकते हैं कि भूगोल का अध्ययन व्यापक और विविध है, जिसमें पृथ्वी और उसके घटकों का साइंटिफिक अध्ययन मानव समाज और पर्यावरण के बीच के जटिल संबंधों का विश्लेषण और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए नीतियों का विकास शामिल है, ठीक है। इस अध्ययन में, भूगोल के अध्ययन में, यह विज्ञान न केवल हमें हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, बल्कि हमें एक स्थायी और संतुलित भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण भी प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप आगे एक स्थायी और संतुलित भविष्य की तरफ अपना एक योगदान दे रहे हैं। अपने नॉलेज को संतुलित भविष्य में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम ये जो ज्ञान ले रहे हैं, ये जो उपकरण हम दे रहे हैं, हम इनका यूज़ करना सीख रहे हैं, ये आफ्टर ऑल ह्यूमंस के काम आने वाली है, क्योंकि ह्यूमंस की पहली प्रायोरिटी है पृथ्वी। अगर पृथ्वी नहीं तो ह्यूमंस नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अप्रोचेज ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी, कौन कौन सी अप्रोच यूज़ की जाती है ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए, ठीक है। इससे पहले हमने संकल्पनाएं पढ़ी हैं, ज्योग्राफी में कौन कौन सी संकल्पनाएं चलती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है विषय क्षेत्र। आज जो हमने पढ़े हैं वो ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। इससे पहले हमने परिभाषा देखा है पहले वाले वीडियोज़ में। इसके अलावा हमने देखा है उद्देश्य हमने देखे हैं। इसके अलावा हमने बात की है ज्योग्राफी के अर्थ की, ठीक है। ये वाले 3 कॉन्सेप्ट तो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज वाले वीडियो में हमने इन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि ज्योग्राफी को कौन कौन सी अप्रोच के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी अप्रोच यूज की जाती है ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियोज़ के लिए, ज्योग्राफी के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।